वंदे मातरम मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस पर। आज हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार के बारे में। यानी मौलिक अधिकार को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यानी मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है कि इसमें आज़ादी यानी व्यक्तिगत जो आज़ादी है यानी नागरिकों को जो आज़ादी दी गई है वह बृहत रूप में है, यह विस्तृत रूप में है, इसीलिए इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। मूल रूप में संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। उसके बाद से अब 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंदिरा गांधी का जब सरकार था उस समय आपातकाल जब लगा हुआ था, आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकार था उसमें विभिन्न प्रकार से छेड़छाड़ किया गया था। यहाँ तक कोशिश किया गया था कि मीडिया से लेकर विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत जो भी नागरिकों का अधिकार होता है उसको कम से कम किया जाए और शक्ति जो था अधिक से अधिक राष्ट्रपति के हाथों में दिया जाए। यानी वहाँ पर जो संविधान में जो संसद का रोल है यानी उस रोल को भी कम करने का प्रयास किया गया था। यानी आपातकाल एक प्रकार से वो भारतीय संविधान और भारत के लिए काला दिन माना जाता है, लेकिन बाद में फिर जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो वहाँ पर इसको फिर से बढ़ा दिया गया और इसमें विभिन्न प्रकार के सुधार किए गए। तो हम लोगों को यहाँ पर एक चीज़ देखना होगा कि आखिर कौन कौन से हैं किस अनुच्छेद में और इसका क्या महत्व है। तो चलिए 1 बाई 1 करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए मूल अधिकार जो है भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, और यह अमेरिका से लिया गया है। यानी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। पहला था समता का अधिकार। समता यानी बराबर का अधिकार, यानी सबको, देश के नागरिकों को हर जगह समान अधिकार दिया जाएगा, कुछ अपवादों को छोड़कर। जहां पर अनुसूचित जाति या किसी प्रकार से पिछड़ापन होगा, जनजाति वगैरह, उन लोगों के विकास के लिए कुछ प्रावधान बनाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 तक ये है। आगे इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, यानी यह दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी 19 से 22 तक के अनुच्छेद 19 से 22 तक में इसकी चर्चा की गई है। यानी सबको समान स्तर का स्वतंत्रता दिया जाएगा। ठीक है। फिर शोषण के स्वतंत्रता, यानी बोलने का अभिव्यक्ति होगा, व्यापार करने का अपना छूट होगा, किसी अपने देश में कहीं से कहीं आप आ जा सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं। ठीक है। आप किसी भी प्रकार से अपना अस्थायी अस्थायी रूप से घर बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें स्वतंत्रता के अधिकार में आएंगी। यानी आपका देश है तो आपको भ्रमण करने की पूरी खुली छूट होगी। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी भी प्रकार का आपका शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध आपका अधिकार है। एक बात आपको ध्यान देने योग्य है कि सबका रक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय में आप केस कर सकते हैं, यानी वो रक्षक के रूप में कार्य करता है। यानी यहाँ पर ये नहीं है कि हाई कोर्ट का डिसीजन लेने के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना होता है, यानी हाई कोर्ट के अगेंस्ट आपको क्लेम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना होता है। यहाँ डायरेक्ट है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का किसी भी प्रकार से हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। यानी आप जिस धर्म से हैं अपने धर्म के अनुसार आप आचरण कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं किया जा सकता है। आपको स्वतंत्रता होगी, आप अपने धर्म का प्रचार करा सकते हैं। जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करा सकते, लेकिन आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में इसकी चर्चा की गई है। यानी 29 से 30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति का जो भी संस्कृति या समाज का जो संस्कृति है और शिक्षा का अधिकार व्यक्तिगत रूप से उसका अवहेलना नहीं किया जा सकता है, उसको हाल में मिलना चाहिए। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 21 में, जिसको बाद में हटा दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी किसी भी प्रकार से आपको समन मिलता है तो उसके विरुद्ध आप अपना केस फाइट कर सकते हैं, अपना पक्ष रह सकते हैं, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों से हटा दिया गया। बहुत बार पूछता है कि संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन के द्वारा हटाया गया, तो 44वें संशोधन के द्वारा हटाया गया। किस वर्ष हटाया गया, तो 1978 में हटाया गया। पूछेगा हटाने के बाद किस भाग में इसको लेके चले गए हम लोग। वैसे तो आप देख रहे हैं भाग 3 में ये मौलिक अधिकार है, लेकिन ये संपत्ति का अधिकार हटाने के बाद किस भाग में गया है, तो भाग 12 में चला गया है। 300 क, यानी अनुच्छेद 300 क के तहत अब कानूनी अधिकार बन गया है। अब आते हैं हम लोग समझते हैं समता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक भाई, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार है।
तो अनुच्छेद 14 में क्या वर्णन है इसकी चर्चा करते हैं। तो विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, यानी सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी का हक है तथा विधियों के द्वारा सबको समान संरक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें कुछ अपवाद भी हैं, यानी विशेष परिस्थितियों में या विशेष जातियों के लिए, पिछड़ों के लिए आपको विभिन्न प्रकार का नियम बनाया जा सकता है जिनसे उनका बेहतरी हो सके, उनका विकास हो सके। 15 अनुच्छेद 15 में क्या चर्चा किया गया है, बहुत बार पूछता है कि अनुच्छेद 14 में किसकी चर्चा की गई है, ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है। फिर अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी किसी व्यक्ति को उसके धर्म के अनुसार आप छोटा नीचा बड़ा नहीं दिखा सकते हैं। मूल वंश यानी वह उसका पृष्ठभूमि क्या है उसके अनुसार, जाति के अनुसार, लिंग यानी वह महिला है पुरुष है उसके अनुसार आप उसको छोटा बड़ा नहीं दिखा सकते हैं। जन्म स्थान के अनुसार, यानी वह किसी भी क्षेत्र से हो, पिछड़े क्षेत्र से, अग्रणी क्षेत्र से हो, उसको आप कमतर नहीं आंक सकते हैं, उसको छोटा नहीं दिखा सकते हैं, यानी आपको विभेद का प्रतिषेध कर दिया गया अनुच्छेद 15 के तहत। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन का अर्थ होता है जो भी रोजी रोजगार होगा यानी उसमें सबको समान अवसर दिया जाएगा, वहां पर समान अवसर और समता का यहाँ पर ख्याल रखा जाएगा। लेकिन यहाँ भी वो बात आपकी चलती है कि कुछ खास विशेष जातियों को जो पिछड़े हुए हैं उनको कुछ छूट दी जा सकती है या कुछ सुविधाएं दी जा सकती है ताकि उनका भी विकास हो सके, और देश में जब समान स्तर के लोग होंगे तब जाकर देश का ग्रोथ बेहतर ढंग से हो पाएगी। यानी पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए उनको विशेष प्रकार की छूट संविधान में उल्लेखित किया गया है ताकि उनको दिया जाए, ताकि वो भी कदम से कदम मिलाकर चल सके और देश के अग्रणी विकास में भूमिका निभा सके। अस्पृश्यता का अंत, यानी जो अस्पृश्यता का शाब्दिक अर्थ होता है छुआछूत, यानी छुआछूत का अंत, यानी किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म जाति के विशेष के लोगों को छुआछूत से संबंधित आप अवहेलना नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार की बात नहीं घटित हो सकती है। उपाधियों पर रोक, यानी उपाधि किसी भी प्रकार का, पहले राजा महाराजा विराट और विभिन्न प्रकार का उपाधि मिलता था, उस सब पर रोक लगा दिया गया है। सेना या विद्या यानी शिक्षा क्षेत्र से संबंधित किसी भी प्रकार का आप उपाधि ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा किसी भी प्रकार के उपाधियों पर रोक है। अगर देश के अंदर अगर कोई विदेशी है, यानी देखिए मौलिक अधिकार में से कुछ अधिकार विदेशी और भारत के नागरिकों के लिए होते हैं, कुछ अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों के लिए होते हैं, उसकी भी सूची की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो यहाँ उपाधियों पर एक बात ध्यान रखने का जरूरत है कि अगर कोई विदेशी यहाँ रह रहा है, अगर उसको किसी भी प्रकार का उपाधि मिल रहा है तो बिना राष्ट्रपति के सूचना दिए और राष्ट्रपति का जब तक उसमें सहमति नहीं होगा वो किसी भी प्रकार का उपाधि नहीं ग्रहण कर सकता है। साथ ही साथ कोई भारतीयों को बाहर के विदेशी लोगों के द्वारा किसी भी शैक्षिक संस्थान या किसी के द्वारा उपाधि अगर दिया जा रहा है तो राष्ट्रपति को सूचना देना होगा और राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही उपाधि ग्रहण किया जा सकता है। पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये सब जो है आपको इसको उपाधियों के श्रेणी से हटा के रखा गया है। इस तरीके से हम लोग देखें कि समता के अधिकार में अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 में विस्तृत चर्चा क्या क्या की गई है, फिर आगे हम लोग देखते हैं। देखिए समता के अधिकार के बाद दूसरा जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक इसमें चर्चा किया गया है। यानी अनुच्छेद 19 से 6 अधिकारों की सुरक्षा देता है। ये 6 अधिकार कौन कौन से हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछ देखता है कि अनुच्छेद 19 के तहत 6 अधिकार हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल है या शामिल नहीं है। तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दैट मीन्स इसका अर्थ होता है कि बोलने की स्वतंत्रता होगी। आप किसी भी बात और किसी भी मुद्दे पर अपना जो वक्तव्य है वो व्यक्त कर सकते हैं, अपना मुद्दा आप व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं, कह सकते हैं, इस पर रोक नहीं होगा। सम्मेलन, यानी बिना अस्त्र शस्त्र का किसी भी प्रकार का आप सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अस्त्र शस्त्र के बिना आप किसी जगह पर इकट्ठा होकर सम्मेलन किया जा सकता है। फिर यहाँ पर देता है संघ बनाने की छूट, यानी कोई व्यक्ति या संस्था एक संघ बना सकता है। ठीक है, आगे संचरण, संचरण का अर्थ होता है आप अबाध रूप से अपने देश में किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं, उस पर किसी भी प्रकार का रोक टोक आपको नहीं होगा। निवास, यानी अस्थायी या अस्थायी रूप में देश के किसी भी क्षेत्र में आप रह सकते हैं, बस सकते हैं, कहीं घर बना सकते हैं, कहीं जमीन खरीद सकते हैं, यानी निवास की स्वतंत्रता दी गई है। वृत्ति यानी रोजी रोजगार, इसको कहा जाता है रोजी रोजगार, यानी आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं अपने रोजी रोटी के लिए देश के किसी भी क्षेत्र में, इस पर आपको किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं होगा। यहाँ पर देखें अनुच्छेद 19 के बाद, क्योंकि 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो 19 के बाद 20 में देखिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, यानी किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति अपराध किया है तो वह अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में लड़ सकता है कि वह सिद्ध करा सकता है कि मैं इसमें दोषी हूं या नहीं हूं, यानी अपराधी व्यक्ति को भी अपना पक्ष रखने का मौका देना, यह स्वतंत्रता के अधिकार का घोतक है।
देखिए फिर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी किसी भी व्यक्ति को अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का यहाँ पर अधिकार दिया गया है। फिर 21 का ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, यानी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार मूल रूप में पहले क्या था, मौलिक कर्तव्य में था। देखिए यहाँ मौलिक अधिकार में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले यह भाग 4 मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 35 में इसकी चर्चा की गई थी। ठीक है, इसको 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्य में रखा गया था, यानी किसी को भी अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है उसको पठन पाठन की सुविधा देनी होगी। लेकिन यहाँ देखिए इसको 21 क के तहत प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के तहत लाया गया और इसमें सुविधा दी गई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कितने वर्ष से कितने वर्ष, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किसमें चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 21 क में। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत लाया गया है। पूछे जब भी कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया, तो 86वें संविधान संशोधन किस वर्ष, तो 2002 में लाया गया था, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी है। अब आइए अनुच्छेद 22 में देखते हैं, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है। यानी यहाँ पर अगर कोई गिरफ्तार होता है तो गिरफ्तारी करना है तो उसके विरुद्ध इसको संरक्षण दिया गया है। तो देखिए हिरासत होता है, माने किसी को हिरासत में अगर लिया जाता है तो हिरासत 2 प्रकार का होता है। एक दंड विषयक होता है जिसे कठोर कहा जा सकता है, यानी अगर किसी व्यक्ति पर कोर्ट में अपराध इल्जाम जो है वो लग चुका है, यानी उस व्यक्ति ने अपराध स्वीकार कर लिया या उस व्यक्ति पर अपराध साबित हो गया है तो उसे हिरासत में लिया जाएगा। साथ ही साथ एक निवारक होता है, यानी कोई पहले से कुख्यात व्यक्ति है, यानी उसको शक के आधार पर हिरासत में लिया जाता है कि कहीं आगे भविष्य में वो किसी प्रकार का उल्टा सुल्टा गलत कार्य न कर दे, यानी शक के आधार पर भी इसको निवारक कहा जाता है, हिरासत में लिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या क्या चर्चा हुई है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या क्या चर्चा की गई है। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में आपका जो मौलिक अधिकार है उसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 23 में देखिए क्या है, बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी मानव दुर्व्यापार या बेगार, जिसे बलात् श्रम कहते हैं। मानव दुर्व्यापार यानी स्त्री पुरुष या बच्चों का किसी भी प्रकार से व्यापार नहीं किया जा सकता है, इस पर पूर्णतः रोक है। बेगार कहने का अर्थ होता है कि कोई कर्ज लिया है या कोई व्यक्ति किसी भी कारण से सामाजिक रूप में बहुत पिछड़ा हुआ है तो उसको बिना किसी वेतन दिए या बिना कोई उसको रोजी रोटी के लिए कोई भी पैसा दिए क्या करना, कार्य कराना। ठीक है, तो ये बेगार, ये भी पूरी तरीके से रोक है। आप किसी को बिना कुछ पैसे दिए आप काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो इस पर पूर्णतः रोक लगा दिया गया है, जिसे बलात् श्रम का प्रतिषेध कहते हैं और ये अनुच्छेद 23 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन को प्रतिषेध किया गया है, यानी वैसे कारखाने जो जोखिम भरे हैं उनमें बच्चों का नियोजन या नौकरी के रूप में नहीं रखा जा सकता है। अगर ऐसा रखने पर उस संस्था पर कार्रवाई होगी और वे दंड के भागी होंगे। अब आते हैं हम लोग तो अगले मौलिक अधिकार की बात करते हैं, तो धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक में चर्चा किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 25 में क्या चर्चा किया गया है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप में मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी आप अपने अनुसार अंतःकरण से, यानी आपके मनोस्थिति के अनुसार जिस धर्म को मानना है उसको आप मानेंगे, उसके अनुसार आचरण करेंगे, यानी उसके अनुसार जैसे आप कपड़ा लता पहनना चाहते हैं, जिस प्रकार से पूजा पाठ करना चाहते हैं आप करेंगे, साथ ही साथ अपने धर्म की प्रचार भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं अनुच्छेद 26, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कोई भी धार्मिक कार्य है, यानी आपको जुलूस निकालना है, कोई सम्मेलन करना है या किसी भी प्रकार के अपने धर्म के लिए कोई कार्य करना है तो उसका आप प्रबंधन कर सकते हैं। इस पर पूरी तरीके से आपको छूट है, आपको स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 में देखेंगे तो किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर इकट्ठा किया जाता है, यानी कहने का अर्थ है कोई धर्म अपने आप को विकास करना चाह रहा है तो उसके लिए वो संगठन बनाकर कर इकट्ठा कर सकता है, एक दूसरे से अनुदान राशि ले सकता है ताकि धर्म के लिए वो अपना मंदिर बनाना चाहता है तो मंदिर बना सकता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, यानी वह कर इकट्ठा कर सकता है। इस पर कानूनी छूट है, यानी यह आपको मौलिक अधिकार यानी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। अब आते हैं आगे बात करते हैं, तो 28 में कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता दी गई है।
यानी कुछ जगहों पर धार्मिक अगर शिक्षा दी जा रही है तो वहां पर छूट है कि आप शामिल हो सकते हैं। वैसे राज्य सरकार के अंतर्गत पूर्ण रूप से वित्त पोषित जो बहुत सी संस्थाएं हैं उसमें इस प्रकार से पूरी तरह मनाही की गई है, लेकिन स्पेशल केसेज में जहां पर धर्म से संबंधित शिक्षा का व्यवस्था किया गया है वहां पर कोई बिना दबाव का वहां पर शामिल हो सकता है, उसको अधिकार है, स्वतंत्रता है। लेकिन अगर कोई अवयस्क है यानी वयस्क नहीं है उसके बारे में सरकार इस पर निर्णय करेगी। अब आगे देखते हैं तो अगला जो है हम लोगों का मौलिक अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी हम लोगों को देखना होगा इसमें अनुच्छेद 29 और 30 को शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षा देनी होती है। यानी अल्पसंख्यक कौन होते हैं? तो किसी देश के अंतर्गत वहां पर जितने धर्म संप्रदाय रहते हैं या जाति वगैरह हैं तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में देखा जाता है। जो बहुत ही कम अनुपातिक रूप से जनसंख्या में होते हैं, जहाँ वहाँ पर एक विशेष जनसंख्या होती है, यानी वहाँ पर जब कम जनसंख्या होगा दूसरे समुदाय के तुलना में तो उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो ये अल्पसंख्यक लोग जो भाषा बोलते हैं यानी इनकी जो लिपि है उस पर और संस्कृति की सुरक्षा है, यानी उनका रहन सहन, खान पान और किस तरीके से अपना पर्व त्योहार मनाते हैं उनको सुरक्षा प्रदान की गई है ताकि वो अपने आप को संरक्षित रख सके और विकास कर सके। अब देखिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। यानी वैसे पिछड़े अल्पसंख्यक जो हैं जिनको अपनी संस्कृति शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से भी चला सकते हैं, यानी उनको यह अधिकार दिया गया है कि वह शिक्षा संस्था बना सकते हैं और उसका प्रशासन भी देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। छठा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वैसे संपत्ति का अधिकार वाला बात तो हम लोग समझ चुके हैं, मौलिक अधिकार से हटा लिया गया इसको। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसकी चर्चा की गई है। यानी इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाया गया है, यानी समय परिस्थिति काल के अनुसार मौलिक अधिकार को कम या अधिक किया जा सकता है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है और संविधान के अनुसार इसको जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसी को इसका संरक्षक बनाया गया है। अब देखिए यहाँ से बहुत बार ऑप्शन में क्वेश्चन देके कैसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और ऑप्शन दे देता है 14, 17, 18, 19 करके। या क्वेश्चन आपको दे देगा कि निम्नलिखित में कौन सा नागरिकों एवं विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, यानी भारतीय नागरिकों प्लस विदेशी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो देखिए यहाँ भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों, इसमें विदेशी को यह सुविधा नहीं दी जाएगी। यानी अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 29 और 30 इसकी चर्चा विस्तृत कर दी गई है। यानी इस तरीके से याद रखेंगे और आपको पता ही है कि इसमें कौन सा विषय का चर्चा किया गया है। यानी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30। इसके अलावा जो बच गया यहाँ 28 तक में वह आपका चला जाएगा जो नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। विदेशी नागरिक में एक बात आपको ध्यान रखना होगा, वैसे देश जो मित्र देश होते हैं भारत के और वैसे देश जो शत्रु देश होते हैं, शत्रु देश का अर्थ होता है वैसे देश जिससे युद्ध चल रहा है या उसके साथ खटास है या भविष्य में देखा जाता है कि वो आपके देश के लिए घातक है, वैसे देश शत्रु देश कहे जाएंगे। और शत्रु विदेशी देश को ये सुविधाएं नहीं दी जाती है। यानी आप ये ध्यान रखेंगे जैसे अपने देश में समझ सकते हैं पाकिस्तान वगैरह, चाइना वगैरह, यानी नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त, यानी अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 का 22, 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, 27 और अनुच्छेद 28 जो नागरिकों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन बार बार मैं बता रहा हूं कि ध्यान रखना है कि मित्र देश जो विदेशी हैं उन्हीं को प्राप्त है, शत्रु विदेशी देश को ये प्राप्त नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।